क्या हो अगर आप एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना दे जो अपना कोड खुद लिख सकता हो, दुनिया की हर मशीन पर कब्जा कर ले और जब आप उसे रोकने चले तो वो आपके खिलाफ ही जंग छेड़ दे। वेल, ये कोई मार्वल मूवी का स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है। 2010 की सच्ची घटना जिसे समय रहते ही कंट्रोल कर लिया गया। दावा तो ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन अगर ये दावा झूठा निकला तो दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। आज की वीडियो है स्टक्सनेट के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जनवरी 2010 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ईरान के तहन शहर में स्थित न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट का दौरा करती है, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा, और ये सब अमेरिका के इशारों पर हो रहा था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ने ही शुरू करवाया था। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले जरा ये जान लेते हैं कि एटॉमिक एनर्जी की इन्वेस्टिगेटिव टीम को वहां पर क्या मिला। इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यह देखा कि वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए इस्तेमाल में ली जा रही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एक एक करके अपने आप फटती जा रही थी, और यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ जो इस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस चीजों का निर्माण किया था। अब तक आपने जो भी जाना, वहाँ से आपके दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए। पहला ये कि भैया ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम पूरी दुनिया का थानेदार बनकर कहे घूम रही है, और कोई देश अपने देश में क्या कर रहा है इसकी जानकारी इसे देने की क्या जरूरत है। दूसरा ये कि क्या ये एजेंसी सिर्फ ईरान के पीछे पड़ी थी, और तीसरा ये कि इसके बाद ईरान ने क्या किया, कोई समाधान ढूंढा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ढूंढा था। अब अगर इन तीनों सवालों में से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इतिहास की बात करें तो इसका जवाब बहुत लंबा और बोरिंग है, तो मैं इसे शॉर्ट में वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो क्या ये एजेंसी सिर्फ ईरान को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी? ना, ऐसा नहीं है। अब किसी और के उदाहरण के बजाय भारत का ही उदाहरण ले लो। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतकर एक नई सरकार का गठन करते हैं। अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के भाषणों को सुना जाए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे यह साफ लगता है कि ये आदमी नेशनलिस्ट है, और अमेरिका को नेशनलिस्ट लोग पसंद नहीं आते हैं। तो अमेरिका को ये डर था कि कहीं मोदी साहब के अंडर भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसीलिए 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी भारत के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अब वैसे डेट ढंग से याद नहीं है, ये तो 19 मार्च या 27 मार्च है, और ये अकेले घटना नहीं है। इससे पहले मनमोहन सिंह के सरकार में भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम भारत में जांच पड़ताल के लिए आती रहती थी, और ये स्पेशल ट्रीटमेंट हमें ही नहीं बल्कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में जाके करते रहते थे, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये संस्था किसी भी देश में क्यों जाके धमक पड़ती थी। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फटने लगी तो ईरान ने क्या किया? तो जी, ईरान ने छोटे रूस से संपर्क किया, और छोटे रूस से मेरा मतलब है बेलारूस। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं बेलारूस को छोटा रूस क्यों कह रहा हूँ, तो लुक सानको का इतिहास पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ईरान की सिक्योरिटी एजेंसी बेलारूस की कंप्यूटर फॉर्म से संपर्क करती है, जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा एक्सपर्ट थी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो भी कुछ चल रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप ये मत समझ लेना कि ईरान के अंदर सिर्फ यही गड़बड़ी चल रही थी। नहीं जी, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए कंप्यूटर्स थे, उनमें भी जबरदस्त गड़बड़ी चल रही थी। तो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग थे वे बेलारूस से संपर्क करते हैं। अब ये घटना जाकर जुड़ेगी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से। सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज ने बेलारूस में संपर्क किया, जहां उन्होंने ये बताया कि उनका कंप्यूटर अपने आप रिबूट कर रहा है। यहाँ तक कि हार्ड ड्राइव को निकालकर पूरी तरह से साफ करके, बोले तो सारा डाटा डिलीट करके, फॉर्मेट करके दोबारा लगाने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं हो रही। अब बेलारूस में बैठे इंजीनियर ने जब ईरान के ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि इसके अंदर तो एक प्रोग्राम छुपकर बैठा है, और उसे नाम दिया गया स्टकनेट।
और कमाल की बात यह है कि ये जो स्टक नेट था ये सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर में मौजूद था। ये लगभग पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में धीरे धीरे कर रहा था। हाँ जी, भारत में भी था। सरकार नहीं बताएगी ये बात ओपन में। अब इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जोड़ूं, जरा आप ये समझ लो कि आखिर ये प्रोग्राम इतना खास क्यों था। इस प्रोग्राम के कोड को देखने के बाद ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ये काम किसी चिरकुट हैकर का नहीं है जो अपने बेसमेंट में बैठकर पिज्जा खाते हुए उल्टे सीधे कोड लिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मालवेयर 10 से 20 किलोबाइट के होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 500 किलोबाइट का था। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम बिना किसी कंप्यूटर में डिटेक्ट हुए इतने आराम से कैसे छुपकर बैठा था और क्या क्या कर सकता था। तो यह पता करने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को एक नए पेन ड्राइव में डालकर बिल्कुल नए कंप्यूटर से अटैच कर दिया। और ये कंप्यूटर कोई पुराने ज़माने के कंप्यूटर नहीं थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस थे। मतलब जो भी सिक्योरिटी आप सोच सकते हैं वो सारी इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। जैसे ही पेन ड्राइव लगाई गई, इसने साइबर सिक्योरिटी के कंप्यूटर को इफेक्ट कर दिया और जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म लगाए गए थे ये पकड़ने के लिए कि कंप्यूटर में कोई अनवांटेड प्रोग्राम घुस गया है, उनमें से किसी को भी ये पता नहीं लगा कि कंप्यूटर के अंदर मालवेयर घुस गया है। अब देखो, आप में से कुछ लोग कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे। देखो, कंप्यूटर के बारे में मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, तो छोटा मोटा जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी वेरीफाइड पब्लिशर ने बनाया है कि नहीं, मतलब कि इसके डिजिटल सर्टिफिकेट को चेक करता है। अब कोई इफेक्टेड प्रोग्राम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है उसके पास अपना कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो किसी और का सर्टिफिकेट चुरा कर उसमें गड़बड़ झोल करके अपने आप को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये पकड़े जाते हैं और तब ये आपको ऐसी वार्निंग मिलती है। लेकिन स्टकनेट के साथ कमाल की बात ये थी कि इसने किसी और के डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ छेड़खानी नहीं की थी, बल्कि असली सर्टिफिकेट को ही चुरा लिया था। इसीलिए तो इसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पकड़ पा रहे थे। ये तो काफी टेक्निकल हो गया। चलो कोई नहीं, आसान भाषा में समझते हैं। आप पहुंच गए अमीरों की शादी में, जहां पर बिना किसी कार्ड के एंट्री नहीं थी। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो नकली कार्ड छपवा लो और उसे लेकर पहुंच जाओ, या फिर किसी का असली कार्ड ही चुरा लो और एंट्री मार लो। अब ये असली कार्ड देखकर दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि सम्मान के साथ आपका स्वागत करेंगे। अब यहाँ पे जो गार्ड है वो कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम है, और जो शादी समारोह है वो है आपकी कंप्यूटर की फाइल्स। और जो आप हो जो कि किसी का असली कार्ड चुरा कर जा रहे हो, आप हो स्टक्सनेट। बस इतना सा है। चलो आपको मज़े की बात बताता हूँ। इस प्रोग्राम के पास जो डिजिटल सर्टिफिकेट थे वो दो ऐसी कंपनियों के थे जिन्हें आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया के 90% आबादी जो कंप्यूटर चलाती है वो भी इस्तेमाल कर रही है। इस प्रोग्राम को जो डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन हुआ था वो था रियल टेक कंपनी और माइक्रोन का। अब अगला सवाल आता है ये कि इस प्रोग्राम के पास डिजिटल सर्टिफिकेट आया कहाँ से। मेरा इशारा समझ रहे हो ना, कैसे आ सकता है। अगर आप समझ गए तो मुबारक हो, और अगर नहीं समझे तो सुनो। ऐसा तभी हो सकता है अगर उस देश की सरकार जिस देश के पास ये डिजिटल सर्टिफिकेट रखे हैं वही इन कंपनीज पर दबाव डालकर ये डिजिटल सर्टिफिकेट निकलवा ले। अब समझे कौन करेगा ऐसा? वही करेगा जिसका ऐसे कामों में नाम बदनाम है, हथियारों का ठेकेदार है, जंग का सरदार है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का थानेदार है। बिल्कुल समझे, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का। अब सुनो आगे। ईरान में बैठे हुए सिक्योरिटी एक्सपर्ट को यह पता लग गया कि ये प्रोग्राम जैसे ही कंप्यूटर के अंदर घुसता था, इसका सबसे पहला काम ये था कि ये जितने भी स्टोरेज डिवाइस उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है सबके अंदर घुस जाओ, अपनी कॉपी बनाओ और शांत होकर बैठ जाओ, ताकि जब वो स्टोरेज डिवाइस किसी और कंप्यूटर से जुड़े तो ये सेम काम दोबारा दोहराए। और इस तरीके से ये बिना नेटवर्क से जुड़े हुए एक एक करके हर मशीन के अंदर घुसता था। अब ईरान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई साहब ये तो 0 डे एक्सप्लॉइट है,
अब जिनको नहीं पता है कि जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या चीज़ है, उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आप एक ताला खरीद के लाए। अब आपको और ताला बनाने वाली कंपनी दोनों को नहीं पता कि बिना चाबी के ये ताला कैसे खुलेगा, लेकिन तीसरे बंदे को पता है, यानी ये ताला उस तीसरे बंदे के खिलाफ जीरो डे प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। अब बिल्कुल इसी सिद्धांत पर जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, अगर वो किसी प्रोग्राम को पकड़ ना पाए तो इसे जीरो डे एक्सप्लॉइट कहा जाता है। इसके बाद ईरानियन सिक्योरिटीज को ये पता लग गया कि ये प्रोग्राम तो डाटा चोरी ही नहीं करता था। कहने का मतलब ये हुआ कि ना इसे आपका पासवर्ड चाहिए, ना आपके कंप्यूटर में रखी हुई सीक्रेट फाइल्स चाहिए, इसे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि इसके इरादे इससे भी कुछ और बड़ा करने का था। ये पीएलसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब ये पीएलसी क्या है? आप कुछ ऐसे मानो कि कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है जहां सारा काम मशीनों से हो रहा है। तो बोतल पहले धुलेगी, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक जाएगी, फिर ढक्कन लगेगा, फिर लेबल लगेगा, फिर पैकिंग होगी। ये सारा काम एक एक करके मशीनों पर होता रहेगा। वहाँ पर जो मौजूद जो लेबर या वर्कर है या इंजीनियर है, वो मोटा मोटा देखभाल का काम करेगा। तो ये जो अपने आप काम करने की प्रक्रिया है, ये पीएलसी के द्वारा की जाती है। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बड़े बड़े गैस स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स, ट्रैफिक लाइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी, मेडिसिन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मिसाइल्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो ऑटोमेशन पर डिजाइन नहीं की गई हो और उसके अंदर पीएलसी ना लगा हो। ये पीएलसी प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करके चुपचाप उसके अंदर बैठा रहता था। किसी को भी नहीं पता कि ये कब क्या कर देगा। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। मान लेते हैं कि दो देशों के बीच जंग छिड़ जाए और एक देश का सबमरीन अपने आप पानी के अंदर बंद हो जाए, वो तो डूब जाएगी, या अपने आप मिसाइल फायर हो जाए, या अपने जो बांध बनाए हैं, जो पानी रोका हुआ है, उनमें से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाए, जिसे आप रोक नहीं सकते। आपने अपनी सैटेलाइट को जहां पे टारगेट किया हुआ था दुश्मन पर नज़र रखने के लिए, वो किसी और दिशा में घूम जाए। अगर आप किसी तरह से पीएलसी को कंट्रोल कर लेते हैं तो बिना किसी भी एक गोली के चलाए आप किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये प्रोग्राम कितना खतरनाक था। अब आगे सुनिए। ये प्रोग्राम अगर इंटरनेट से जुड़ जाए तो उस नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड थे, ये अपने आप उन सभी के अंदर चला जाता था। अब ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स लगाए गए थे, वो एयर गैप्ड थे। एयर गैप्ड का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड था, यानी किसी भी बाहरी नेटवर्क से यानी इंटरनेट से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए, हुआ कुछ ये था कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले साइंटिस्ट अपने घर भी जाते थे, वहाँ पर भी काम करते थे, उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो सुरक्षा का कोई टेंशन नहीं था। लेकिन वहाँ पर जब काम करते हुए अपनी पेन ड्राइव को या हार्ड ड्राइव को इंटरनेट से कनेक्ट करते थे, तो उसी समय स्टकनेट नाम का ये सॉफ्टवेयर उनकी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में घुस गया। और जब वो पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लेकर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में गए और कनेक्ट करा, तब ये सॉफ्टवेयर न्यूक्लियर फैसिलिटी के पीएलसी डिवाइस के अंदर घुसकर बैठ गया, यानी सेंट्रीफ्यूज को कंट्रोल करने वाले पीएलसी डिवाइस के अंदर। अब जो बताने जा रहा हूँ उससे बहुत ध्यान से सुनना। सेंट्रीफ्यूज की पीएलसी डिवाइस सेंट्रीफ्यूज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल्स किस रफ्तार में घूमेगा, यानी उसकी स्पिनिंग कितनी होगी, इसको कंट्रोल करने का काम करती थी। अब अगर ये स्पिन थोड़ा धीरे या थोड़ा तेज हो जाए तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फट जाती थी। अब आप समझ पा रहे हो कि ईरान के अंदर जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग आए थे, तब ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्यों फट रही थी। इस काम के पीछे स्टकनेट ही था। अब आपको और एक कमाल की चीज बताता हूँ। जब स्टकनेट सेंट्रीफ्यूज के पीएलसी में घुसा तो उसने डाटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और कमाल का बात यह है कि जब उसने इस सेंट्रीफ्यूज के स्पिन की रफ्तार को बढ़ाया, तब जाहिर सी बात है जो वहाँ पे टेक्नीशियन बैठे हैं उन्हें ये बात पता लग जाएगी। और जब उन्होंने डाटा को चेक करा, तब स्टकनेट ने पिछला डाटा वहाँ से कलेक्ट किया था, उसको ओरिजिनल डाटा के साथ बदलकर स्क्रीन में दिखाया, जो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब टेक्नीशियन अपना सर खुजाने लगे
क्योंकि कंप्यूटर के डाटा के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल लग नहीं रहा। ये बहुत खतरनाक चीज थी। देख लो क्या हाल मचा रखा है अमेरिका ने। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी जगहों पर तो इमरजेंसी बटन होता है, उसे दबाओ और सब कुछ बंद कर लो। नहीं महाराज, इस प्रोग्राम ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी बदल दिए थे। यानी आप कितना भी बटन दबा लो, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फटने से नहीं रोक सकते थे। स्टकनेट ने वो हर चीज सोच के रखी थी, हर उस चीज को कंट्रोल में ले लिया था जो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल में ली जा सकती थी, और ये हर चीज के लिए तैयार था।